प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के कारण और परिणाम क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण क्या है और उसके परिणाम क्या है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन का क्या अर्थ है। प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ और विषैला हो जाता है तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है और कई सारे संसर्गजन्य और संक्रामक रोगों का फैलाव होता है, जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषक के तौर पर के जो प्रकार होते हैं उसमें वाटर पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहला है जैविक जल प्रदूषक। जैविक जल प्रदूषक जैसे जीवाणु, शैवाल, विषाणु और परपोषी जो सजीव होते हैं, इनके कारण पीने योग्य पानी नहीं होता और इन जैविक अशुद्धियों के कारण कई प्रकार के रोग फैलते हैं। दूसरा जो प्रदूषक है वह है असेंद्रीय जल प्रदूषक, जैसे सूक्ष्म रेत, धूल के कण, मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवक्षेप, आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, इन यौगिकों के और रेडियोधर्मी पदार्थों के जो अवशेष होते हैं, जब वे पानी में मिक्स होते हैं तो वे जल को प्रदूषित कर देते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है सेंद्रीय जल प्रदूषक यानी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तृणनाशक, कीटकनाशक, खाद और मेला युक्त जल, कारखानों के उत्सर्जक आदि के कारण भी पानी जो है वह प्रदूषित हो जाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारणों में भी दो कारण मेन होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में सबसे पहली है जलपर्णी अर्थात हाइड्रोफॉयल में वृद्धि। जलपर्णी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और पानी का प्राकृतिक गुणधर्म बदलता है। अर्थात जब जलपर्णी जो है वो जल स्रोतों में उसका फैलाव होता है तो वहाँ पर प्राणवायु की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरा है पदार्थों के सड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने के कारण भी जो है प्राकृतिक स्रोतों में प्रदूषण फैलता है। तीसरा है अवसाद या तलछट के कारण, नदी के पानी के प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण भी जो है वह प्रदूषण फैल सकता है। इसके अलावा मिट्टी का क्षरण, कवक, शैवाल और कृमि, इन सभी सजीव पदार्थों के कारण भी पानी में कई प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और इन सेंद्रीय पदार्थों तथा फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि होने के कारण भी, शैवालों की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण भी पानी अस्वच्छ हो जाता है। दूसरा जो कारण है वह है मानव निर्मित कारण। निवासी क्षेत्रों का जो संदूषित पानी है, गांव का और शहरों का जो संदूषित पानी है, मेला जो पानी होता है और मेला होता है वो नदी के बहते जलों में और जलाशयों में छोड़ा जाता है, जिसके कारण पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। दूसरा है औद्योगिक संदूषित पानी, यानी उद्योग धंधों से निकलने वाला जैसे कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चर्म उद्योग और दुग्ध प्रक्रिया जैसे उद्योगों से रंग विरंजक रसायन, चमड़ों के टुकड़े, तंतु, पारा, सीसा इत्यादि पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण पानी जो है वह प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा यातायात के समय तेल का गिरना, रिसाव होना यानी खनिज तेलों के रिसाव के कारण, खाद और कीटाणुनाशकों के उपयोग के कारण और अन्य कई कारणों के कारण भी जो पानी है या जल स्रोत है वो प्रचंड मात्रा में प्रदूषित होते जाते हैं। अब देखते हैं जल प्रदूषण के परिणाम। मानव पर होने वाले परिणामों में प्रदूषित पानी के कारण अतिसार, पेचिश यानी पीलिया, विश्वज्वर, त्वचा रोग, नारू, पाचन संस्थान के विकार होते हैं। इसके अलावा यकृत, मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार और उच्च रक्तचाप आदि भी देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात है परिसंस्था पर होने वाला परिणाम। परिसंस्था यानी इकोसिस्टम पर वनस्पति की वृद्धि में रुकावट आती है, वनस्पति प्रजातियों का नाश होता है, पानी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय परिसंस्था का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसके कारण जलचरों की मृत्यु भी होती है। अन्य परिणामों में पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन दिखाई देता है। पानी का रंग और स्वाद बदलता है
और उपयुक्त जीव जंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और फसलों में विषैले तत्व समाविष्ट होते जाते हैं। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण। मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, उसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है। उसे ही मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी के प्रदूषण के कारण कारखानों का क्षारयुक्त, अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है और इसके कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत अथवा रिसकर भूगर्भ के जल में प्रवेश करते हैं और उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है। मृदा प्रदूषण का वायु और जल प्रदूषण के साथ क्या संबंध है? गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद में वह सड़ता है और विलयन होता है, जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है और उसमें कृमि तैयार होते हैं और जब वे बहते पानी में मिल जाते हैं तो उससे जल प्रदूषण निर्मित होता है। उसी प्रकार कृषि के लिए जो कीटनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो वह जो रसायन होते हैं वे हवा में मिलते हैं और वे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार मृदा प्रदूषण का इनडायरेक्टली वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ भी संबंध होता है। अब ये जो प्रदूषण है उसको प्रतिबंध और नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? प्रदूषण नियंत्रण, नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया है, जिसके कारण कई सारे जो नियम हैं वो बनाए गए हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1981 में बनाया गया है। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में बनाया गया है, जो कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी होते हैं और सभी जो संस्थाएं होती है, कारखाने होते हैं, उनको इन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अब इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से हल कर सकते हैं और उस जानकारी को अपनी नोटबुक में एकत्र कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ के दोनों पार्ट के वीडियो में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक यू।